नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखीसराय के घोघी कोड़ासी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए, जिनमें से 2 के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वहीं नक्सलियों के पास से हथियार के साथ साथ केन बम और आईडी भी बरामद किया गया है। नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। केन बम और आईडी बरामद। लखीसराय के पीरी बाजार का घोघी कोड़ासी इलाका तब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनमें से 2 का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ में लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नक्सली मौके पे मारे गए हैं और कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुआ है। इस पूरे इनकाउंटर का खुद मॉनिटरिंग एसपी सुशील कुमार कर रहे हैं। लखीसराय एसपी को सूचना मिली थी कि बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा का दस्ता पीरी बाजार के घोघी कोड़ासी इलाके में डेरा डाले हुए है। नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के बाद पुलिस, एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिनमें से वीरेंद्र कोड़ा और जगदीश कोड़ा का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में कारतूस के साथ एक एसएलआर और एक पिस्टल के साथ केन बम और आईडी बरामद हुआ है। इन दोनों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा जो है एक एसएलआर जो पुलिस से लूटी हुई मोस्ट प्रोबेबली राइफल है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है और गोलियां भी बरामद हुई है, जिसकी गिनती हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं। केन बम भी बरामद हुआ, आईडी भी बरामद हुआ है। कितने नक्सलियों को और गोली लगा है सर? क्या जो हमें सूचना है उसमें एक और नक्सली के हताहत होने की सूचना है, लेकिन अभी तक बॉडी सर्च ऑपरेशन हम लोग लगातार सुबह से कर रहे थे, मिला नहीं है। लखीसराय का यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका फायदा नक्सली उठाते रहे हैं। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों का मारा जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में नक्सलियों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। 2018 के पहले बिहार के 23 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2018 में गृह मंत्रालय की समीक्षा में 7 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। 2021 में फिर से नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बिहार के और 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी भी 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। इनमें 10 जिलों में 3 जिले अति नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें गया, जमुई और लखीसराय शामिल हैं। यानी इन 3 जिलों में नक्सलियों की गतिविधियां कुछ ज्यादा हैं। लखीसराय के पीरी बाजार का घोघी कोड़ासी इलाका भी बेहद प्रभावित है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये क्षेत्र नक्सलियों के लिए मददगार है, जिनकी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। वैसे ही ऑपरेशन के दौरान आज पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चलें कि नक्सली लगातार ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और पुलिस को लगातार इसमें कामयाबी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी। उसके बावजूद देसी शराब का धंधा बंद नहीं हुआ है। चिंताजनक बात है कि अब तो महिलाएं ही दारू बना के बेचने लगी हैं, जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था। प्लास्टिक की बोतल से ग्लास में पानी निकालती इस महिला को देखिए। देखिए ये कैसे संभाल संभाल कर पानी जैसी कुछ निकाल रही है और फिर उसे लोटे में डाल देती है।
आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है जो इतना संभाल कर निकाल रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये महिला भी बहुत संभाल कर कुछ ग्लास में निकालती है और फिर उसे लोटे में डाल देती है। फिर वही सवाल, इस बोतल में क्या है? अब इस तीसरी तस्वीर को देख लीजिए। महिला बदल चुकी है, चेहरा भी बदल गया है, लेकिन बोतल से पानी जैसी चीज निकालने का तरीका वही है। फिर से वही सवाल कि आखिर इन बोतलों में ऐसा क्या था जिसे इन महिलाओं ने इतना संभल कर निकाला। नहीं समझे तो हम बता देते हैं, जवाब जानिएगा तो होश उड़ जाएंगे। इन बोतलों में देसी दारू है जी, जिसे ये महिलाएं अपने घर में बनाती और बेचती भी हैं। तस्वीरें नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की है। ये वही धर्मपुर गांव है जहां के प्राथमिक विद्यालय से हाल ही में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब मिली थी। यही नहीं, ये वही नालंदा जिला है जहां जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने खूब सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ना तो शराब बनना बंद हुआ, न ही बिकना ही बंद हुआ। अब दारू बेचने वाली इन महिलाओं का परिचय भी जान लीजिए। पीली साड़ी में दिख रही महिला इंद्रदेव मांझी की पत्नी सरोज देवी हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका भी हैं। गुलाबी साड़ी में दिख रही महिला इंद्रदेव मांझी की पतोहू है और नीली साड़ी वाली सुदर्शन मांझी के घर की एक महिला है। अब जरा सोचिए, जिन महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, अगर उनमें से ही कुछ महिलाएं दारू बेचने लग जाएं, तो शराबबंदी कैसे पूर्ण सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, 2015 में महिलाओं ने नीतीश कुमार से शराब रोकने की मांग की। 2015 में नीतीश ने शराबबंदी का वादा किया। 2015 में ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई। यानी कि नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी को लागू किया। शराबबंदी नीतीश के दिल के बहुत करीब है। वो किसी भी हाल में बिहार में शराब देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी जनवरी में सीएम के गृह जिले में ही शराब से 13 लोगों की मौत हो गई। विपक्ष ने शराबबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने साफ संदेश दिया कि शराबबंदी लागू रहेगी। शराबबंदी को लेकर और कड़ाई बढ़ती जाएगी। शराब से मौतों के बाद खूब छापेमारी की गई, लेकिन सवाल यह है कि जिन महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू की गई, शराबबंदी शुरू हुई, उनमें से ही कुछ शराब बेचने लगे तो सरकार आखिर क्या करेगी। नालंदा में महिलाओं का शराब बेचना बताता है कि पैसे का लालच किस कदर लोगों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन मौतों के बाद भी लोग चेतने को तैयार बिल्कुल नहीं है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। आईपीएल 2022 के लिए होने वाले ऑक्शन में पहली बार बिहार के 6 क्रिकेटर दिखने वाले हैं। इन उभरते हुए खिलाड़ियों की बेस प्राइस 20 लाख रुपए है, जिस पर अंतिम मोहर 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले ऑक्शन में लगाई जाएगी। बिहार के 6 खिलाड़ियों के एक साथ होने वाले ऑक्शन को लेकर राज्य क्रिकेट संघ भी बेहद उत्साहित है। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा बनेंगे। बिहार क्रिकेट संघ खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित है, क्योंकि बिहार के क्रिकेटर्स अब दुनिया भर में अपनी धमक बढ़ाएंगे। साथ ही उन्हें नेशनल टीम में दावेदारी करने का भी मौका मिलेगा। आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में बिहार के जिन खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, उनमें बॉलर अनुज राज, जिनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। दूसरे बॉलर हैं अभिजीत साकेत, बेस प्राइस है 20 लाख। ऑलराउंडर प्रत्युष सिंह, जिनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। अगले खिलाड़ी हैं विपुल कृष्णा, जो बॉलर हैं,
बेस प्राइस है 20 लाख रुपए, जबकि ऑलराउंडर लखन राजा और अनुनय सिंह शामिल हैं। इन दोनों की बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए है। अनुज राज बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें कुल 590 क्रिकेटर पर बोली लगेगी, जिसमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीजन आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद की 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। आईपीएल नीलामी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच होता है। इसका आयोजन बीसीसीआई करवाता है। एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है। जो फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी बोली लगाएगी, खिलाड़ी उसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें विश्व भर के क्रिकेटर खेलते हैं। आईपीएल नीलामी एक इवेंट है, बीसीसीआई जिसे करवाता है। नीलामी का आयोजन एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है। जो फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी बोली लगाएगी, खिलाड़ी उसका होगा। बोली नहीं लगने से खिलाड़ी अनसोल्ड हो जाता है। किसी भी टीम में अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। बेस प्राइस 20 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच होती है। बेस प्राइस बीसीसीआई तय करता है। 10 साल में फुल नीलामी होती है और हर साल मिनी नीलामी होती है। टीम अपने खिलाड़ी खरीदने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। आईपीएल 2022 के ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होना है। इसमें कुल 590 क्रिकेटर पर बोली लगाई जाएगी, जिनमें से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद 2 नई टीमें शामिल की गई हैं। आईपीएल नीलामी में सभी 10 टीमों के मालिक हिस्सा लेंगे। आईपीएल 2022 ऑक्शन में बिहार के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे और बिहार के खिलाड़ियों का यहां पर बोलबाला है। बिहार के 6 खिलाड़ियों का आईपीएल में ऑक्शन किया जाएगा। सभी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया है। ये पहली बार है जब बिहार के खिलाड़ियों का आईपीएल में ऑक्शन होगा, क्योंकि क्रिकेट पर हावी राजनीति ने बिहार के क्रिकेटरों के भविष्य को भंवर में फंसा रखा था। विवाद की वजह से मजबूरी में बिहार के होनहार खिलाड़ियों को दूसरे राज्य से खेलना पड़ता था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। धनबाद में अवैध कोयले का खेल लगातार जारी है। मंगलवार को 3 जगहों पर चाल धंसने से 16 लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन खामोश है। बड़ी चालाकी से पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है, लेकिन धनबाद में अभी भी मौत का अवैध खनन सक्रिय है। अभी भी तस्करी का काला कारोबार जारी है। इस रिपोर्ट को देखिए। धनबाद में अवैध कोयले का काला कारोबार ताल ठोक कर किया जाता है। सारा खेल स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती में चलता है। पुलिस के आला अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी से लेकर नेता तक सभी का रेट फिक्स रहता है। या ICL का ऐसे होता है, कभी कभी रेड मार्क ले जाता है अपना दिखाने के लिए, कभी खाना वाला दिखाने के लिए। हाँ, तो सबका बंधा हुआ है, सबको पसंद तो बंधा हुआ है। आप लोग को देना पड़ता है कि ऊपर वाला लोग संभाल लेता है? संभाल लेता, हम लोग में कोई रोल नहीं है। आप लोग कोई नहीं, जो बड़ा माफिया है वो लोग संभालेगा, सब संभाल लेगा। और ये राजनीतिक दल वाला को कोई वही लोग संभालता है या उसको? उसका हमारा बारे में नॉलेज, लोकल वाला लोग ना, उसका बारे में हमको नॉलेज। अच्छा। गोपीनाथपुर में चाल धंसने से 10 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही थी कि मलबे में कई लोग दबे हैं, लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया, क्योंकि मौत पर कोई क्लेम करने वाला नहीं था। यही पुलिस प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने का गारंटी देता है। जिला प्रशासन नहीं चाहती है कि इस तरह के बचाव कार्य चलाए जाएं, क्योंकि अगर इस बचाव कार्य के जरिए जितने भी शव ऐसे खदानों से बाहर आएंगे, उतना ज्यादा ये बात पक्की हो जाएगी, पुख्ता सबूत होगी कि कैसे यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा था। दूसरा जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ दावा करने वाला भी कोई नहीं है। दावा भी कौन करे? जो लोग यहाँ पर ग्रामीण आते हैं कोयला काटने के लिए, अगर उनके परिवार की तरफ से कोई मिसिंग का दावा किया जाता है, कोई ये कहता है कि हमारी माँ,
हमारे पिता, हमारे भाई अगर इसके अंदर दबे हुए हैं तो सबसे पहले उस परिवार पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि कोई दावा करने वाला हो, और यही एक कारण है कि जिला प्रशासन या ईसीएल की अगर हम बात करें तो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस तरह के बचाव कार्य को रोक दिया जाता है। कापसारा में मौत का मुहाना देखकर आप शायद डर जाएं, लेकिन यहाँ हर दिन एक शिफ्ट में 500 से ज्यादा लोग कोयले का अवैध खनन करते हैं। प्रशासन का क्या मजाल कि इसे रोक ले। ये कापासारा का एक ऐसा अवैध उत्खनन स्थल है जहां रोजाना एक शिफ्ट में 500 ग्रामीण कोयला काटने का काम करते हैं। शिफ्ट लगती है रात, सुबह, दोपहर। धनबाद में बीसीसीएल के दहीबाड़ी सी पैच में भी हादसा हुआ। चाल धंसने से यहाँ पतला बाड़ी गांव की 3 महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मंगलवार को एक साथ 3 स्थलों पर अवैध उत्खनन कर रहे लोगों पर मौत का मंजर इस तरह बरपा कि 15 से ज्यादा लोग जमींदोज हो गए। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये बीसीसीएल का दहीबाड़ी सी पैच एरिया है। इससे पहले हमने जो 2 इलाकों का जिक्र किया और जो तस्वीरें आप तक पहुंचाई वो ईसीएल का इलाका था। इस कोयले के कारोबार में, इस अवैध उत्खनन के कारोबार में ईसीएल ही नहीं बीसीसीएल भी पूरी तरह से कसूरवार है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सक रहे हैं, यहां कल जो घटना घटी इसमें 3 महिलाओं के मरने की सूचना है, उनके जमींदोज होने की सूचना है। सरकार आंख मूंदी हुई है। प्रशासन से लेकर सफेद पोश तक मालामाल हो रहे हैं और ग्रामीण अकाल मौत का शिकार। धनबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, धनबाद के खदानों में अवैध खनन कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में ईसीएल, बीसीसीएल के खदानों में अवैध उत्खनन बढ़ा है और अवैध उत्खनन एक उद्योग बन गया है। कोयला माफिया आउटसोर्सिंग के जरिए मजदूरों को लाते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे हर रोज यहां अवैध उत्खनन करते हैं। यही अवैध उत्खनन हादसे की वजह बनता है। धनबाद में 6 जनवरी को चाल धंसने से 3 लोग दबे। 31 दिसंबर 2021 को साइड फॉल के बाद एक महिला की मौत हो गई। वहीं देखिए, 29 नवंबर 2021 को ईसीएल कापसारा में हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 14 जनवरी 2020 को निरसा में चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को भी गोपीनाथपुर, कपासारा और दहीबाड़ी में हादसा हुआ। 3 जगहों पर चाल धंसने से 15 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 10 मौतें गोपीनाथपुर में हुई। ईसीएल प्रबंधन की ओर से ट्रेच कटिंग किया गया था, जिसकी वजह से अचानक एक चाल गिर गया और अवैध खनन कर रहे लोग उसमें दबकर मर गए। कोयले के काले कारोबार की वजह से मौतें तो होती हैं, करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी पहुंचता है। बिहार और यूपी तक फैला है कोयला माफिया का सिंडिकेट। ये कहना गलत नहीं होगा। सारा खेल स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती में चलता है। पुलिस के आला अधिकारियों, खनन विभाग की भी साठगांठ यहां पर देखी जा रही है। पुलिस से लेकर नेता तक भी सभी की एक बड़ी हिस्सेदारी यहां पर मानी जा रही है। और अब बात आम बजट की करते हैं। संसद में बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत की, जिसमें इनकम टैक्स के मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया। सुनिए, बजट में टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं देने के सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। If you're looking at tax stability, if you're looking at predictability and making sure that you have not increased anybody's burden, you're at least making sure that people who have planned their monies can be sure that that is remaining unaffected. So we in this budget placed a lot of emphasis on stability and predictability. I'm no cricket watcher, but I would definitely say this from my outsider's understanding.
particularly in a T20 match, it will be the opening batsman can have the liberty to smash hit and do a lot of good sort of risk-taking batting. And probably the end overs, the fellows would have to catch up, doing as much as they can because they'll have to meet the target and the gap which has to be filled. But there is a sweat toil happening which is in between the two. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।